एसाइल ग्लिसरोल्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स का हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फैटी एसिड्स कंटेन ओके जी, तो एसाइल ग्लिसरोल्स क्या होते हैं। एसाइल ग्लिसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। अगर आपसे इसकी कॉम्पोजिशन पूछी जाए तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, अगर आप हेडिंग देना चाहें तो यहाँ पर इसकी कॉम्पोजिशन की हेडिंग भी दे सकते हैं। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, एक होते हैं ग्लिसरोल और दूसरे क्या होते हैं, फैटी एसिड्स। ये यहीं पर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ग्लिसरोल जो होते हैं वो नेचर में एक अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा जी, द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरोल इज ट्राई एसाइल ग्लिसरोल ऑल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एसाइल ग्लिसरोल्स हैं उनमें वो कौन सा है, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है या न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हाउ एसाइल ग्लिसरोल्स कैन बी डिफाइंड या हाउ एसाइल ग्लिसरोल्स कैन बी केमिकली डिफाइंड। तो केमिकली एसाइल ग्लिसरोल्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकली एसाइल ग्लिसरोल्स कैन बी डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, कि जब फैटी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो उनके मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर इक्वेशन में देखें तो ये हमारे पास अल्कोहल है एथेनॉल और उसके साथ रिएक्ट कर रहा है हमारा एक फैटी एसिड जो कि कौन सा है, एसिटिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास एक एस्टर होगा, ठीक है। तो इस वजह से एसाइल ग्लिसरोल्स को ये कहा जाता है कि दीज आर एस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। आप सिर्फ इस इक्वेशन से भी इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि ये एस्टर्स होते हैं, किस से मिलकर बनते हैं, अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ओके उसके बाद एस्टर आप हेडिंग भी दे सकते हैं और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एस्टर क्या है या डिफाइन एस्टर। तो एन एस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एज शोन बिलो। फिर से सेम आप इसी इक्वेशन को देखते हुए इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जब एक अल्कोहल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एक फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज आउट हो जाता है और रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास क्या बनता है, एक एस्टर बनता है, ठीक है। अब एस्टर की फॉर्मेशन को हम डायग्रामेटिकली यहाँ फॉर्मूला के साथ भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एज इंडिकेटेड बाय डॉटेड स्क्वायर्स हाइड्रोक्सिल इज रिलीज्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। ये हम यहाँ स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और ये पूरा क्या है, एक ग्लिसरोल है जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके एक ग्लिसरोल 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है एट ए टाइम। ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा फैटी एसिड है। फैटी एसिड का जो जनरल फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, COOH, जिसको इन्होंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा हुआ है C+OH। अगर इसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखो तो ये फिर से क्या बन जाएगा, COOH। R इसकी अल्काइल चेन है, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रिएक्शन किस तरह से होता है कि ग्लिसरोल का हाइड्रोक्सिल और फैटी एसिड का ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि यहाँ से रिलीज हो जाता है। पीछे अगर देखें तो सिर्फ क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के दरमियान में इस तरह से बॉन्ड बना देगा, आप देख सकते हो, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हर फैटी एसिड अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा और साथ ग्लिसरोल का हाइड्रोक्सिल रिमूव होगा तो दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए और रिजल्ट में क्या बना, हर कार्बन ग्लिसरोल के दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, किसके जरिए से, ऑक्सीजन के जरिए से। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एस्टर बॉन्ड है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो बॉन्ड बनता है C+O, ओके, सो ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है। समझ आएगी इस चीज़ की। तो अब यहाँ पर आप यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये एस्टर बॉन्ड है, आप देख सकते हो 1, 2 और 3 एस्टर बॉन्ड्स बने हैं। इस वजह से इसको ट्राई एस्टर भी कहते हैं
इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने एस्टर्स बने हैं, 3 एस्टर्स बने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से याद करेंगे। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन एस्टर एंड ड्रॉ इट्स फॉर्मूला, या फिर इसी तरह से डिफाइन ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या डिफाइन एसाइल ग्लिसरॉल एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपने ये पूरा फॉर्मूला वहाँ पर ड्रॉ करना है साथ। ठीक हो गया। Hydrogen and hydroxyl combine and form a water molecule. Fatty acids are one of the most important components of triglycerides. वही वाली बात बता दी है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, और फैटी एसिड जो हैं वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एसाइल ग्लिसरॉल या फिर एसाइल ग्लिसराइड्स का, क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसराइड बनता है। ओके, तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Fatty acids contain even number of carbon atoms in straight chain attached with hydrogen and having an acidic group. ओके, सो सिंपली आप यही इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हो कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें 2 से 30 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं, और इन पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है COOH, और बाकी सब जो कार्बन होते हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये एग्जांपल देखो एसिटिक एसिड की, तो ये देखिए एक यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है और बाकी जो कार्बन अटैच है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। इसी तरह से अगर आप ब्यूटारिक एसिड के एग्जांपल देखो तो यहाँ पर भी एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, और बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं आप देख सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट आप लोग क्या डिस्कस करोगे, नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ एसिड्स में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं एसिड्स की, दे मे कंटेन नो डबल बॉन्ड, then they are called saturated fatty acids, और up to 6 double bond then they are called unsaturated fatty acids। तो सिंपल सा फिनोमेना है बच्चे कि अगर उनके दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन एटम्स के दरमियान, जैसे ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके दरमियान में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और अगर उनके दरमियान में डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, और डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होंगे। ओके जी, सो हमारे पास 2 टाइप्स हो गई, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हम देख लेते हैं। इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन्स व्हाइल इन प्लांट्स दीज मे बी ब्रांच्ड और रिंग। यूजुअली एनिमल्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में होते हैं, जबकि प्लांट्स में वो या तो ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं या फिर वो रिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है उसकी सॉलिबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। अब पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा फैटी एसिड्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन जितनी बड़ी होती जाती है उनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉलिबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती जाती है। ये याद रखिएगा, कौन से सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब यहाँ जैसे एसिटिक एसिड है जिसमें सिर्फ 2 कार्बन एटम्स हैं, जैसे ब्यूटारिक एसिड है तो इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है तो इसमें 16 कार्बन एटम्स हैं। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो इन तीन में जो पाल्मिटिक एसिड है उसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसकी सॉलिबिलिटी क्यों ज्यादा होगी, दैट इज वेरी सिंपल, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी किस में होनी है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होनी है। और जो अगर कार्बन एटम्स जितने ज़्यादा होते जाएंगे, जैसे यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड में देख सकते हो, जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होते जाएंगे उस कंपाउंड की ऑर्गेनिक नेचर उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ऑर्गेनिक नेचर जितनी ज़्यादा होगी उतना ईजिली वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इस वजह से पाल्मिटिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ब्यूटारिक एसिड और एसिटिक एसिड की निस्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसकी ऑर्गेनिक नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है।
ये तो हो गया पहला पॉइंट। अच्छा जी, तो जहाँ पाल्मिटिक एसिड की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम थी वहाँ पर हम कहेंगे एसिटिक एसिड की सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है, मिनिमम है। समझ आ गई इस चीज़ की। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये कि पाल्मिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगेन वो कह रहे हैं कि ये हाईएस्ट होगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा। अब उसकी रीज़न आपके पास क्या होगी, देखें। मेल्टिंग पॉइंट में जब हम मेल्ट करते हैं तो सिंपली हम ये जो दो कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान का बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उनके दरमियान में बॉन्ड्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। इस वजह से हम कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा है। नेक्स्ट जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं पाल्मिटिक एसिड C16 जिसमें कार्बन नंबर एटम्स की तादाद कितनी है, 16 है, इज मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैन ब्यूटारिक एसिड। कि पाल्मिटिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड एज अगेंस्ट -8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ब्यूटारिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट के लिए दे दी कि पाल्मिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना है, 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप ब्यूटारिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखो तो वो इतना कम है कि दैट इज सिंपल जस्ट -8 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये दोनों रीजंस इसी वजह से हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेंज ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने याद करनी है, इनके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉ फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड या ब्यूटारिक एसिड या एसिटिक एसिड। फॉर्मूला लिखने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का पता होना चाहिए। जैसे अगर एसिटिक एसिड है आपको पता है इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अगर ब्यूटारिक एसिड है तो आपको पता है ब्यूटारिक आप ब्यूटेन से याद रख सकते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ब्यूटारिक एसिड में भी कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं। लिखने का तरीका सिंपल सा ये है कि आपने यहाँ पर अगर ब्यूटारिक एसिड का सपोज लिख रहे हैं तो क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, तो आपने ऐसे 4 कार्बन एटम्स की एक चेन बना ली। अब इसमें जो आखिरी कार्बन एटम होगा उस पर आपने कार्बोक्सिल ग्रुप बना देना है, मतलब COOH, उसको कार्बोक्सिल ग्रुप बना देना है। बाकी सेंटर में जितने भी कार्बन एटम्स हैं हर कार्बन के साथ आपने 2-2 हाइड्रोजन एटम्स लगा देने हैं। असल में बच्चे ये एक हाइड्रोजन एटम ऊपर और एक नीचे लगते हैं, तो आप देख सकते हो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो आखिरी इसका कार्बन एटम होता है वहां पर आपको कितने कार्बन एटम्स लगाने पड़ते हैं, आपको 3 कार्बन एटम्स लगाने पड़ते हैं इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। तो इसी तरह से आप बाकी सारे फॉर्मूलाज भी कर लेंगे। जैसे पाल्मिटिक एसिड नेक्स्ट है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 16 कार्बन एटम्स है, तो आप सिंपल यहाँ पर 16 कार्बन एटम्स की चेन बनाओगे जिसमें कार्बन नंबर 1 पर आप OOH लगा के कार्बोक्सिल ग्रुप बना दोगे। बाकी हर कार्बन एटम के साथ आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन एटम्स आपने अटैच करने हैं यहाँ पर, और जो टर्मिनल कार्बन एटम है वहां पर आपने 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच करने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ओलिक एसिड है जो कि एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। इसमें भी सेम तरीका लिखने का, लेकिन सिर्फ आपने ये याद रखना है कि किस कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड मौजूद है। जैसे कि आप याद रखोगे C9 कार्बन नंबर 9 पर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका मतलब कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड लगाने के बाद आपने वहां पर एक हाइड्रोजन एटम कम कर देना है, क्योंकि उसकी जगह वहां पर क्या है, पहले ही डबल बॉन्ड मौजूद है। सिर्फ उन 2 कार्बन एटम्स के साथ आपने सिंगल हाइड्रोजन लगाना है, बाकी सब के साथ आपने 2 हाइड्रोजन एटम्स और टर्मिनल कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन एटम्स लगाने हैं। तो इस तरह से सिंपल इनको याद करना बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, fats containing unsaturated fatty acids are usually liquid at room temperature and are said to be oils। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल्स एंड घी।
तो बच्चे ऑयल जैसा कि हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में होते हैं, तो उनमें कौन से फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं? उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब कि वो फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड्स, जिनको हम घी भी कहते हैं। मतलब कि वो फैट्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, मतलब कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब क्या है कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा? सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। तो उनको हम क्या कहते हैं? घी कहते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर हमारे पास किस कंडीशन में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या कह रहे हैं? Animal fats are solid at room temperature, whereas most of the plant fats are liquids. It's very simple. हम कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम घी वगैरह लेते हैं जो हम दूध से निकालते हैं, बटर जो मक्खन जिसको हम कहते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। तो वही कह रहे हैं कि एनिमल फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, whereas most of the plant fats are liquids. लेकिन अगर हम लोग प्लांट फैट्स की बात करें, प्लांट फैट्स में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल बेहतरीन आ जाएगी? सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एक प्लांट फैट है, क्योंकि हम लोगों ने वो प्लांट से वो वाली फैट लिया हुआ होता है, तो वो हमारे पास लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? ऑयल्स कहते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर दैन वाटर एंड हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8। ये वाटर से लाइटर होते हैं, यही रीज़न है कि जब हम इनको पानी में ऐड करते हैं तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, और इसकी ग्रेविटी 0.8 होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। यूजुअली ये क्रिस्टल्स नहीं बनाते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये क्रिस्टल्स बना सकते हैं। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल या सेकेंड टाइप जो आ जाती है लिपिड्स की, दैट इज वैक्सेस। वैक्सेस क्या होती हैं? Waxes are widespread as protective coating on fruits and leaves. Usually ये leaves और fruits के ऊपर एक protective coating होती है। यही रीज़न है कि अगर आप फ्रूट को अच्छे से अपने हाथ के साथ रब करोगे तो वो चमकना शुरू कर देता है, शाइन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी आउटर लेयर में क्या चीज़ मौजूद होती है? वैक्स मौजूद होती है। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर ऑयल लगाओगे तो वो सरफेस शाइनी हो जाती है। इसी तरह से क्योंकि इसके अंदर भी लिपिड्स मौजूद होते हैं, इसकी आउटर लेयर में वैक्सीज मौजूद होते हैं, तो जब आप उसको रब करते हो अपने हाथों के साथ तो वो शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। सम इंसेक्ट्स ऑल्सो सिक्रीट वैक्स। कुछ इंसेक्ट्स भी वैक्स को सिक्रीट करते हैं। केमिकली वैक्सेस आर मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स एंड अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स। तो पीछे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो एसाइल ग्लिसरॉल्स थे वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बने थे। मैं जल्दी से आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। वो हमने कहा था कि एक तो फैटी एसिड्स और दूसरा ग्लिसरॉल से, या अल्कोहल जनरली अगर हम इसको कहें तो हमने कहा था फैटी एसिड्स और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पर अगर आप देखो तो वैक्सेस हमारे पास 4 किस्म के कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? पहला आ जाता है इसमें अल्केन्स, और यूजुअली अल्केन्स में कार्बन नंबर 20 से 35 कार्बन एटम्स इनकी चेन्स में मौजूद होते हैं। सेकंड इसमें अल्कोहल्स आ जाते हैं, थर्ड आ जाते हैं कीटोन्स, और फोर्थ इसमें क्या आ जाते हैं? एस्टर्स आ जाते हैं। तो ये वो 4 कंपाउंड्स हैं जिनके मिलने से हमारे पास वैक्सेस बनते हैं। इन चारों को हम देख लेते हैं। अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाता है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। R अल्काइल चेन है। ये हमारे पास कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, लेकिन इसके साथ क्या चीज़ अटैच होगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, तो ये क्या बन जाएंगे? अल्कोहल्स। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? RC डबल बॉन्ड OR। R दोनों तरफ पर अल्काइल चेन है, ये कोई भी हो सकती है, और सेंटर में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए अटैच्ड होगी, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आ जाते हैं एस्टर्स।
एस्टर्स क्या होते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, मतलब कि आर फिर से कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इनमें मौजूद होता है। तो ये 4 वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके मिलने से हमारे पास वैक्सेस बनती हैं। वैक्सेस के फंक्शंस क्या हैं? वैक्सेस प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। जैसे अगर हम पानी के अंदर ऑयल को डाल दें तो वो उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है, पानी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसी तरह से प्लांट में फ्रूट या लीव्स के ऊपर क्योंकि इसकी कवरिंग होती है तो ये अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देता, इस तरह से ये वाटर लॉस से बचाता है और एब्रेसिव डैमेज से। They also provide water barrier for insects, birds and animals such as sheep. उसके अलावा ये insects और birds और animals वगैरह में भी water barrier के तौर पर एक्ट करता है, मतलब कि water को डायरेक्टली बॉडी में एंटर नहीं होने देता या बॉडी से बाहर वेस्ट या लॉस नहीं होने देता। तो इस तरह से मेनली बचे ऑयल है तो उसको आपने याद इस तरह से रखना है कि वो वाटर के ऊपर लेयर बना लेता है, वाटर को वो ना अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा, तो इस तरह से वो वाटर के लिए एक बैरियर का काम करेगा, वाटर लॉस से बचाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्सेस।